हेलो। और आइए कंटिन्यू करते हैं हमारे सेकंड पार्ट की वीडियो में, जिसमें मैंने बोला था कि मैं बताऊंगी कि ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है होम आइसोलेशन में, क्या क्या गाइडलाइंस है फर्दर, वो सभी हम लोग देखने वाले हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल केयर गिवर, मतलब जो भी देखभाल करते रहता है कोविड के पेशेंट को जब वो होम आइसोलेशन में रहते हैं। तो फर्स्ट थिंग है, उनको ध्यान रखना है कि वो N95 मास्क को ही पहने, नहीं तो ट्रिपल लेयर मास्क को प्रेफर करें जब भी वो मिलने जाते हैं पेशेंट को। एंड नेक्स्ट है, जो भी फ्रंट पोर्शन ऑफ द मास्क है, मास्क के जो आगे का साइड रहता है वो बार बार ना छुए। ओके, हाथ को रेगुलरली सैनिटाइज करें अगर उनको लगता है कि मास्क ज़्यादा गंदा हो गया है, नहीं तो वेट हो गया है, उनको इमीडिएटली वो चेंज करना ही पड़ता है। एंड उनको मास्क हाइजीनिकली डिस्कार्ड भी करना होता है। ओके, ताकि वो इन्फेक्शन ना फैले, वैसे हमको देखना पड़ता है। नेक्स्ट, मास्क छूने के बाद या कोई भी सर्फेसेस को छूने के बाद एक केयर गिवर को अपना फेस, नोज़ या माउथ को नहीं छूना होता है, क्योंकि उससे उनको इन्फेक्शन आने की चांसेस बहुत होता है। तो ये फर्स्ट क्राइटेरिया है जिसको उनको ध्यान में रख के चलना होता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि हैंड हाइजीन को कैसे मेंटेन करते हैं। ये हमको पता है कि बार बार हाथ धोना है। ओके, हाथ जब भी हमको लगता है कि हमने कोई सर्फेसेस को छुआ है, कंटैमिनेटेड हुआ है, वैसे डाउट हो तो अपना हाथ को ज़रूर सैनिटाइज़ कर ले। और खाने से पहले, खाने के बाद देख ले कि बाद में टॉयलेट जाने के बाद भी आप, टॉयलेट यूज़ करने के बाद भी आप हाथ को ठीक से हाइजीन रखना ही पड़ता है। नहीं तो डर्टी हुआ ऐसा लगा तो भी हाथ को हाइजीनिक रखना ही पड़ता है इन सिचुएशंस में, हर सिचुएशंस में हो। अगर आपको कुछ डर्ट नहीं दिखाई दे रहा तो जस्ट अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र से आप अपने हाथ को क्लीन कर सकते हैं। नहीं तो सोप और वाटर से एटलीस्ट 40 सेकेंड्स के लिए अच्छी तरह धो के वो हाथ को आप लोग क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है, यूजुअली पेपर टॉवल्स को प्रेफर करें ताकि वो डिस्कार्ड इजीली हो सके। क्लॉथ के बजाय पेपर टॉवल्स को वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एंड प्रिफरिंग हैंड हाइजीन बिफोर और आफ्टर रिमूविंग द ग्लव्स, वो भी बहुत मैटर करता है कि आप कैसे अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं, नहीं तो कैसे अपने आप को केयर रख सकते हैं उस सिचुएशन में। नेक्स्ट है एक्सपोजर टू द पेशेंट्स एनवायरनमेंट। अभी पेशेंट तो इफ़ेक्टेड है, तो कि हमको ध्यान रखना है कि हमको केयर भी लेना है पेशेंट का, एज वेल एज उनका ध्यान भी रखना है और देखना है कि इन्फेक्शन स्प्रेड भी ना हो। तो फर्स्ट है डायरेक्ट कांटेक्ट विद द बॉडी फ्लूइड्स ऑफ द पेशेंट, उसको हमको नहीं होने देना है। ओके, एंड जो भी सेक्रीशंस है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना है उनके। नेक्स्ट, यूज़ डिस्पोजेबल ग्लव्स वाइल हैंडलिंग द पेशेंट। पेशेंट को हैंडल करते समय आप लोग डिस्पोजेबल ग्लव्स को यूज़ करना ज़रूरी बन जाता है। नेक्स्ट है कंटामिनेटेड आइटम्स, जो भी है जो कि पेशेंट के कांटेक्ट में आ चुका है, नहीं तो जो भी कंटामिनेटिंग थिंग्स सराउंडिंग में है, जैसे सिगरेट का स्मोकिंग हो या कुछ भी हो, शेयरिंग ऑफ द कंटामिनेटेड यूटेंसिल्स, वो सभी नहीं करना है इन सिचुएशंस में। नेक्स्ट है, फूड जो भी है वो जाके पेशेंट के रूम में ही दे दें। शेयर करके खाना, यूटेंसिल शेयर करना, वो सभी आप नहीं करना है उनको। नेक्स्ट है कि सेल्फ हाइजीन मेंटेन करना है। सेल्फ हाइजीन मतलब जो भी वो प्लेट या फूड को खाए हुए रहते हैं, उसको प्लेट को ठीक तरह से सोप डिटर्जेंट से धो देना है, ग्लव्स पहन के उसको धो देना है। एंड जो वो सभी कंटामिनेटेड सर्फेसेस के अंडर आ जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आप ठीक से वो क्लीन करके यूज़ कर ले। नेक्स्ट इज़ क्लीन हैंड्स आफ्टर टेकिंग ऑफ द ग्लव्स एंड हैंडलिंग एनी ऑफ द आइटम्स। जो भी आप आइटम्स को हैंडल करते हैं, आपको देखना है कि आप हाथ अच्छी तरह से धो ले उसके बाद। एंड एज यूजुअली मैंने बोला है कि ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क, डिस्पोजेबल ग्लव्स को पहने रखिए जब भी आप पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं। नेक्स्ट, हैंड हाइजीन को मेंटेन करना ही पड़ता है जब आप ग्लव्स को निकालते हैं और या तो नहीं कंटामिनेटेड सर्फेसेस को टच करते हैं। एंड पार्ट में सो ट्रीटमेंट, जो भी होम आइसोलेशन में रहता है, माइल्ड या असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हो, उनका ट्रीटमेंट कैसे होता है। फर्स्ट, जो भी पेशेंट रहते हैं उनको कम्युनिकेट करना पड़ता है अपने फिजिशियन से, प्रॉपर रिपोर्ट्स लेने रहते हैं, टेस्ट करवाना पड़ता है।
एंड रिपोर्ट आने तक उनको थोड़ा बहुत गाइडलाइंस को मेंटेन करना ही पड़ता है। नेक्स्ट है वो जो भी कोमॉर्बिड कंडीशंस रहता है, जैसे उनको बीपी हो, नहीं तो शुगर हो, बाकी सारे कोई भी डिसीज़ हो, उनका मेडिकेशन वो कंटिन्यू करना चाहिए बाय द कंसल्टेशन ऑफ फिजिशियन। जो भी उनके डॉक्टर रहते हैं उनके कंसल्टेशन में वो सारे मेडिसिन उनको प्रॉपरली लेने पड़ते हैं। नेक्स्ट, पेशेंट टू फॉलो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट फॉर, अभी देखो फीवर हो या नाक बह रहा हो, नहीं तो खौफ हो, वो सभी के लिए उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है। नेक्स्ट, वार्म वाटर से गार्गल करना हो, नहीं तो स्टीम इन्हेलेशन 2 बार, एक दिन में 2 बार करना होता है। एंड वो सारे स्टेप्स को उनको फॉलो करना ही पड़ता है। नेक्स्ट, अगर फीवर कंट्रोल में ना आए, ओके, तो नहीं तो फीवर क्या हो जाता है, जब ज़्यादा हो जाता है तो टैबलेट पैरासीटामोल को देते हैं वो लोग, 650 mg देते हैं, 4 बार लेना होता है, ओके, एक दिन में 4 बार लेना होता है। एंड डॉक्टर को कंसल्ट करना ही पड़ता है। कोई अदर ये मेडिकेशन वर्क नहीं कर रहा है तो वो दूसरा वो उनको दे देंगे, तो कंसल्टेशन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस स्टेज में। एंड टैबलेट आइवरमेक्टिन जो कि 200 mcg पर kg एक बार दिया जाता है दिन में। एंड वो खाली पेट में लिया जाता है, दैट इज़ 3 to 5 days के लिए लिया जाता है वो टैबलेट के लिए। वो सभी डॉक्टर फिजिशियन आपको बता देंगे। नेक्स्ट, अगर देर इज़ ऑल्सो इन्हेलेशन भी दिया जाता है ब्यूटिसिनाइड के। एंड ये स्पेस इन्हेलर्स जो रहते हैं ना, मीटर डोज इन्हेलर, उससे दिया जाता है, दैट इज़ मेनली 800 mcg ट्वाइस अ डे 5 to 7 days के लिए दिया जाता है ये। इफ़ द सिम्टम्स लाइक फीवर हो या कॉफ हो बियॉन्ड 5 days को जाता है, लाइक मोर एक्सटेंड हो जाता है, तभी ये प्रिफर किया जाता है अंडर द कंसल्टेशन ऑफ फिजिशियन, ओके। नेक्स्ट है द डिसीजन, लाइक रेमडेसिविर क्या करते हैं सारे लोग इंटरनेशनल वो थेरेपी अच्छा है करके क्या करते हैं, हॉस्पिटल सेटिंग के अलावा घर पे ट्राई करना, वो सारा नहीं करना है, बिना आपके डॉक्टर के कंसल्टेशन के कुछ भी नहीं करना है इधर, ओके। खुद से मेडिकेशन मत लीजिए, जो भी गाइडलाइंस है वो आपको बता देंगे, वो आप फॉलो कीजिए। नेक्स्ट इज सिस्टमिक ओरल स्टेरॉइड्स, जो भी है वो इंडिकेट माइल्ड स्टेजेस में दिया नहीं जाता है स्टेरॉइड्स, क्योंकि वो हमारे इम्यूनिटी को सप्रेस करके फंक्शन करते रहते हैं ना, तो वो मेनली प्रेफर नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, बियॉन्ड 7 days अगर सिम्टम्स रहता है तभी वो डॉक्टर आपको सजेस्ट कर देंगे, तभी आपको उसको लेना है, ओके। इन केस ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर नीचे गिर रहा है, पेशेंट को ब्रेथलेसनेस की फीलिंग आ रही है, द पर्सन शुड एडमिट टू द हॉस्पिटल, तभी हम उनको फिजिशियन को कांटेक्ट करके एडमिट होना ही पड़ता है हॉस्पिटल में। नेक्स्ट इज़ मेडिकल अटेंशन कब चाहिए, कब एक पर्सन को हॉस्पिटल एडमिशन की बहुत ज़रूरत होती है, कौन से स्टेजेस में। फर्स्ट तो उसको ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी हो, ब्रीथिंग में अगर कुछ डिफ़िकल्टी आए तो उनको हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इज़ ऑक्सीजन सैचुरेशन 94% से कम आया, मेजरमेंट जब करते हैं तब उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और वो हॉस्पिटल में एडमिट होना ही पड़ता है उसको। नेक्स्ट इज़ परसिस्टेंट पेन, प्रेशर इन द चेस्ट, चेस्ट में बहुत पेन एंड कंटिन्यूस पेन रहना, प्रेशर रहना होता है, तभी उनको क्या करना पड़ता है, एडमिट होना ही पड़ता है। नेक्स्ट इज़ मेंटल कन्फ्यूजन और अनएबिलिटी टू अरोज, लाइक मेंटली जब वो इफ़ेक्ट होते रहते हैं तभी उनको एडमिट किया जाता है। नेक्स्ट इज़ व्हेन टू डिसकंटिन्यू दिस होम आइसोलेशन, कब उनको स्टॉप करना होता है, जब कब एंड करना होता है आइसोलेशन। एटलीस्ट 10 days के लिए तो रहना ही पड़ता है होम आइसोलेशन में, फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ द सिम्टम्स, असिम्टोमेटिक को टेस्ट हुआ हो तभी से 10 days तक उनको रहना ही पड़ता है। एंड नो फीवर फॉर 3 days, जब भी उनको फीवर नहीं रहता है 3 दिन तक, दैट इज़ ऑल्सो अ पॉइंट वेर यू कैन एंड द होम आइसोलेशन। There is no need for testing after the home isolation period is over. तो नए गाइडलाइंस क्या बोल रहे हैं, होम आइसोलेशन जब ख़त्म होता है टेस्ट करने की वापस से ज़रूरत नहीं होती है। तो हम लोग सभी ये गाइडलाइंस को फॉलो करें। अगर आपको कोई रिलेटिव्स हो,
कोई होम आइसोलेशन में रह रहा हो तो प्लीज़ उनको गाइड कीजिए, स्प्रेड कीजिए मैसेज को, ताकि वो भी अवेयर रहे और वो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग खुद की हेल्प कर सकते हैं ना इस स्टेज पे। सो एवरीवन, एक ही मैसेज है सभी के लिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए एंड जो भी मेथड्स है वो फॉलो करते ही रहिए, कुछ मत छोड़िए, कोविड नहीं गया अभी तक। थैंक यू।